ये आकाशवाणी है। कहीं देर न हो जाए। प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए की श्रोताओं के पत्रों पर आधारित 26वीं अंतिम कड़ी। कुदरत के संग मन मानी अब और न होने देना है, मानवता को आए दिन अब और न रोने देना है। आफत आए तो अधिक नुकसान नहीं होने पाए, कल से नहीं आज से चेतो कहीं देर ना हो जाए। नमस्कार, विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए की अंतिम कड़ी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ राजश्री त्रिवेदी। इस अंक में हम चर्चा करेंगे इस धारावाहिक की अब तक की गतिविधियों पर, धारावाहिक की उपयोगिता, प्रभाव, उद्देश्यों की सफलता के बाद हम चर्चा करेंगे अगले धारावाहिक के बारे में और अंत में विजेता श्रोताओं के नामों की घोषणा होगी। हमारे पास बड़ी संख्या में पत्र तो आते ही हैं और साथ ही साथ ईमेल द्वारा भी लोगों ने हमसे सवालों के जवाब मांगे हैं और भेजे भी हैं। आज हमारे साथ उपस्थित विशेषज्ञ हैं पृथ्वी विज्ञान के विशेषज्ञ और शिक्षाविद श्री के सिद्धार्थ। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर संतोष कुमार। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है। विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर आर गोपीचंद्रन, जो अक्सर हमारे साथ होते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है गोपीचंद्रन जी। और वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री बी के त्यागी का भी साथ हमें बराबर मिलता रहता है, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं गोपीचंद्रन जी आपसे जानना चाहूंगी, इस धारावाहिक के उद्देश्य की सफलता के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? जैसे रिस्पॉन्सेस हमको रेगुलरली मिलते रहते हैं, इसका एक रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन है कि लोगों तक हमारा मैसेजेस पहुंच गए हैं एंड लोगों को भी इस तरह का मैसेज रिसीव करने में बहुत फायदा या उनको मजा लेने के लिए भी उनको मौका मिला, जिसकी वजह से ये लोग इस तरह का रिस्पॉन्सेस देते रहे। इससे और भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मकसद है विज्ञान प्रसार प्रोग्राम्स का, जैसे हमको सीखने को मिला एक्चुअली फ्रॉम NIDM एंड थैंक्स टू प्रोफेसर संतोष इधर है कि ये सेंडाई फ्रेमवर्क करके ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में वो उसमें एक कंपोनेंट बहुत ही क्लियरली मेंशन किए गए हैं कि पब्लिक एंगेजमेंट के लिए। सो विज्ञान प्रसार का जो एक्टिविटी है, ये भारत का जो कमिटमेंट है ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, उसका एक डायरेक्ट प्रूफ है, कन्वर्टिंग दैट कॉन्सेप्ट इनटू एक्टिविटी। अभी ये जो डिजास्टर पर हम इस तरह का प्रोग्राम बनाने के बाद हम सोच रहे हैं कि टिकाऊ विकास पर भी हम एक सीरियल बनाएंगे। इस तरह का आइडिया हमारे त्यागी साहब से ही आए। ओके, त्यागी साहब में बोलना पड़ेगा क्योंकि विज्ञान प्रसार के अंदर जो लोग भी हैं वो ऐसे मुद्दे पर कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं। हमारे फेलो सिटीजन्स के लिए विज्ञान पर किस तरह का हमने मैसेजेस कंटिन्यूसली देना चाहिए, इसके ऊपर कंटिन्यूसली वो सोच चलता रहता है। सो द क्रेडिट गोज टू people in त्यागी जी and others, yes. and to our fellow citizens जो लोग इस पर इंटरेस्ट दिखाए। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी यही था कि लोगों तक हम जागरूकता फैलाएं और लोग इसके बारे में जानें। संतोष जी, आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान से जुड़े हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या और कार्यविधियां हैं और आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में क्या क्या योजनाएं हैं जो इस तरफ की जाने की तैयारी है? सेंडाई फ्रेमवर्क एक ग्लोबल डॉक्यूमेंट है, कमिटमेंट है करीब 181 देशों का, जिसमें जापान में ये कार्यशाला हुई थी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें सभी देशों ने भाग लिया और उसमें कहा कि आगे के 15 साल हम आपदा प्रबंधन के एक नए आयाम को लेके आएंगे। उस नए आयाम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमने पोस्ट डिजास्टर तो बहुत किया, रिस्पॉन्स किया, रिलीफ किया, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स के बहुत सारे इश्यूज को हमने डील किया, संस्थाएं बनाई, कानून बनाए, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपदाओं का जो होता है लोगों पे, उसको हम कम कर पाने में सक्षम नहीं हो पाए। तो एक वैचारिक परिवर्तन के साथ ये सेंडाई फ्रेमवर्क आया और इसमें ये बात हुई कि आपदा प्रबंधन में सबसे पहली बात ये होगी कि हम किस तरीके से आपदा आने के पहले से एक
रिस्क को, जो हमारा जोखिम है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको हम कम करने का प्रयास करें। और इसके अंतर्गत एक बड़ी बात आई कि ये आपदा प्रबंधन कोई अलग की सोच नहीं है, ये पूरा एक विकास का मुद्दा है, और विकास को टिकाऊ रखना चाहते हैं तो आपको आपदा प्रबंधन करना पड़ेगा, क्योंकि टिकाऊ नहीं है विकास, इसीलिए आपदा हो रही है। और आपदाएं क्यों हो रही है? क्योंकि जो प्राकृतिक तरीके से हमारी गतिविधियां हो रही हैं वो एक गतिविधि है, लेकिन जो व्यक्ति अपना विकास कर रहा है, चाहे वो सड़कों का निर्माण कर रहा है, पुल का निर्माण कर रहा है या मकानों का निर्माण कर रहा है, उस निर्माण में उस प्राकृतिक जो प्रक्रिया है उसका हम ध्यान नहीं रखते हैं, जिसमें हमारे डिज़ाइन में वो चीज़ें नहीं आती हैं, तो उसका प्रभाव उस पर सीधा रूप से पड़ता है और उसके बाद हम उससे प्रभावित होते हैं। तो ये पूरा जो सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत, और अभी जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है, गृह मंत्रालय की इसकी प्रमुख भूमिका है, और राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण है हमारा, और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, ये चारों मिलके और सभी स्टेक होल्डर के साथ एक एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है हमारे, अभी 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक हमारे देश में दिल्ली में हो रही है। एक बहुत बड़ा आयोजन है जिसमें एशियाई देशों ने ये सोचा कि हम किस तरह से अपने एशिया में इस तरह के जो सेंडाई डिक्लेरेशन हुआ है उसको किस तरह से हम इसको ज़मीन पे उतार सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो हो सकती हैं, लेकिन ज़मीन पे उतारने का हमारा क्या एक संदर्भ है और उस संदर्भ को किस तरह से हम रूपांतरित कर सकते हैं थ्योरी से एक्शन पे, इसी की रूपरेखा यहाँ पे तय होगी और इसके एक्शन प्लान बनेंगे, रोड मैप बनेंगे। आपको जान के खुशी होगी कि इस क्षेत्र में भारतवर्ष को एशिया चैंपियन डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आपदा प्रबंधन में। तो ये एक अच्छा रिकॉग्निशन है देश के लिए कि इस तरह के जो भारतवर्ष में जो ओवर द ईयर्स जितने भी कैपेसिटी या क्षमता का विकास हुआ है, वहाँ पे हम इसमें लोगों से शेयर कर सकते हैं, और उनकी भी जो तकनीक है, उनका भी जो ज्ञान है एशियाई देशों का, उसको भी ज्ञान को यहाँ पे एक सृजनात्मक कार्यक्रम के रूप में इसको रखा गया है, जहाँ पे बहुत सारे एग्जीबिशंस की भी व्यवस्था की गई, जिससे ज्ञान का विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, सभी का वहाँ प्रदर्शन होगा। साथ ही साथ इसमें कई ऐसे निर्धारित सत्र इसमें किए गए हैं जिसको आगे के रोड मैप को खींचने में बहुत ही सहायक होगा। और वो सहायक इसलिए करें कि हम टिकाऊ विकास के बारे में जितनी भी चर्चाएं हो रही, थीमेटिक सेशन हो, चाहे फीचर्ड इवेंट्स हो, टेक्निकल सेशंस हो, प्री इवेंट्स हो, जितने भी इनका इसमें बनाया गया है वो सभी इंगित कर रहे हैं हमारे टिकाऊ विकास के लिए। तो महत्वपूर्ण यह है कि जो वैचारिक परिवर्तन हुआ है कि आपदा प्रबंधन बाद के बाद की नहीं है, बल्कि ये आपदा के पहले आने की बात है, और एक ये बृहद विकास का विषय है, और इसको हम उस नज़रिए से अगर देखें तो शायद हम एक संपूर्ण परिवर्तन की बात कर सकते हैं और आपदा के प्रभाव को कम कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बेसिक्स क्या बातें हैं जो डिज़ास्टर प्रोन जोन जो एरिया हैं उनके बारे में, जो बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो हमें जानना ज़रूरी होता है, और जो उस क्षेत्र के लोग हैं तो वो क्या ज़रूरी बातें हैं जो उनको मालूम होना चाहिए? प्रोन एरियाज की बात, प्रोन एरियाज में 2 जो बेसिक बात आप कर सकते हो, क्योंकि बातें तो बहुत हैं, लेकिन जो मैं संक्षिप्त रूप से 2 बातें कह सकता हूँ कि पहली बात ये मानना पड़ेगा कि ये जो कोई भी आपदाएं होती हैं तो कोई ये नहीं माने कि ये नेचुरल तरीके से एक फेट कंप्लाई है और हमें इस तरह से मिला है। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये प्राकृतिक गतिविधियां हैं, पहली चीज, और इसमें हमारे जो इंटरवेंशंस होते हैं वो किस तरह से प्राकृतिक गतिविधि को ध्यान में रखते हुए निर्माण का कार्य करें, चाहे अपनी मकान बनाए या सड़क बनाए, उसका ध्यान रखें। तो शायद पहली चीज है कि हम बहुत सारे जोखिम को कम कर सकते हैं। दूसरी चीज ये इसमें जो बेसिक है कि इसमें हम कहते हैं कि इसमें अपनी ही सहभागिता से इसके जो प्रभाव को कम किया जा सकता है। सरकार और जो व्यवस्था है वो हमेशा बाद में आती है, क्योंकि बाद में अभी विश्व की सबसे बड़ी भी व्यवस्था आप कायम कर दें तब भी आप तक नहीं पहुंच पाएंगे उस समय। जैसे मैं उदाहरण के स्वरूप, अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं या मकान में हैं, कहीं है, छोटे स्कूल में है, अस्पताल में है, और अगर एक अर्थक्वेक का ट्रेमर आता है, तो अगर आप अपेक्षा करेंगे कि कोई बाहर से आके इसमें आपको बचाए तो शायद इसमें वक्त लग जाएगा, तब तक वो बेमानी हो जाएगा सारा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि वो उस समय जिस समय ट्रेमर हो रहा है, आपका अपना रिस्पॉन्स कैसा है, आपकी अपनी जानकारी कैसी है और आप उसके हिसाब से कैसे कार्य करते हैं। तो एक छोटी सी सावधानी से आप बड़ी दुर्घटना को बचा सकते हैं। प्रिपेयर्डनेस के बारे में हम लोगों ने पिछले अंकों में भी बातचीत की थी त्यागी जी, है ना, कि कैसे हम उनको अवगत कराएं कि क्या है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं यही पूछ रहा था कि ये जो विकास में जो कहा कि ये जो एस्पेक्ट है कि इसको ध्यान में रखा जाए, लेकिन जहां अभी ये हो गया है, क्योंकि दिक्कत वही आ रही है कि बिल्डिंग बन गई है, हाँ, नई प्लानिंग में हमने ये सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखा
रखा है, लेकिन जो पहले वाला जो हमारा विकास हो गया, चाहे सड़कें बन गई या बिल्डिंग बन गई, वहाँ पे इस तरह का जो कहें कि जो डिजास्टर या आपदाएं होंगी उनसे उनका बचाव कैसे किया जा सकता है, या उनके लिए हमारे पास क्या कहें योजना है। देखिए, बहुत ये महत्वपूर्ण बात आपने इसमें कही है। अभी देखिए, जैसे स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट सिटीज में जितने भी जिले आइडेंटिफाई किए जहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हुआ है, हमारी ये कोशिश रही कि क्या उसमें हम आपदा के जितने भी आयाम हैं आपदा प्रबंधन के, उसमें डाल करके देखें कि क्या सिटी सुरक्षित है उस आपदाओं से। तो वो एक इनबिल्ट इन्वायरमेंट मिला है, उसमें किस तरह से हम जहाँ पे गलियां सड़कें, और जिसका हम रेट्रोफिटिंग की वो एक शब्द आता है रेट्रोफिटिंग, मेरे सिस्टम बना हुआ उसमें थोड़ा सा आप चेंज ला सकते हैं। तकनीक है, लोग भी हैं और इसको कार्य किया जा सकता है। संसाधन की बात होती है कि उतना धनराशि कितनी खर्च होगी, तो ये भी एक सोचने की बात है कि जब हमने क्रिएट किया है और उसमें धनराशि या 10 to 20% ऑफ द एग्जिस्टिंग जितना बना हुआ है उसमें लग सकता है, लेकिन इसमें इस चीज से आतंकित नहीं होना चाहिए कि वो बहुत बड़ा खर्च है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि जो बिल्डिंगें गिरेंगी और उससे जो नुकसान होगा, बिल्डिंग का अपना एक नुकसान होगा जो आर्थिक नुकसान होना है, और दूसरा जो उससे लोग प्रभावित होंगे, जो लोग मरेंगे, वो दूसरा नुकसान होगा। तो इनबिल्ट इन्वायरमेंट में भी पूरे शहर को भी रेट्रोफिट किया जा सकता है। रेट्रोफिटिंग बहुत दूसरे सेंस में भी लिया जा सकता है कि आपको ज्ञान थोड़ा दे दिया जाए, उससे आप बचाव कर सकते हैं। थोड़ी बिल्डिंग में चेंजेस ला सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं। थोड़े रख रखाव में कर लें, नॉन स्ट्रक्चरल इवेंट्स में बहुत कर सकते हैं। प्लस सड़कों के निर्माण में कुछ थोड़ा सा बदलाव कर लें तो उसमें परिवर्तन आ सकता है। बहुत सड़कें बना रहे तो कलवर्ट का भी आयोजन किया जा सकता है, उसमें प्रावधान किया जा सकता है जिसमें पानी का जल जमाव ना हो। कई ऐसे विकास के आपने देखे होंगे जहाँ पे उदाहरण मिला है कि जहाँ पे पहले चीज़ें नहीं आती थी, बाढ़ नहीं आता था, वहाँ बाढ़ आने लगा, क्योंकि उस तरह से हमारी डिजाइनिंग हो गई, स्ट्रक्चर बन गए। तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तब भी इनबिल्ट इन्वायरमेंट में बहुत खतरे को कम कर सकते। पर मुझे लगता है प्रोफेसर साहब, यहाँ पे एक जो मुद्दा है वो ये कि लोगों की इसमें इस बात को आपकी तरफ से समझने का जोश कितना है या कितनी तैयारी है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक प्लान है कि भाई जैसे आपने कहा कि रेट्रोफिटिंग की बात है, लेकिन मैं एक इंडिविजुअल के तौर पे जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे ये दिक्कतें होंगी, मेरी ज़िंदगी तो ऐसे चल रही है और कहाँ यहाँ पे भूचाल आने वाला है या कहाँ यहाँ बाढ़ आने वाली है। तो ये जिसको हम रिस्क कम्युनिकेशन कहते हैं कि किसी भी जगह में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे किस तरीके का रिस्क इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर जो है वो इन्वॉल्व है, उसको एक्सेप्ट करने की प्रिपेयर्डनेस लाना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को ये लगता ही नहीं है, बोलते 200 साल से नहीं हुआ तो अब क्या होगा। बिल्कुल, ये बहुत सही बात कहा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए भी, क्योंकि ये एक तो रिस्क कम्युनिकेशन की बात है और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि लोगों का रुझान नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे आपदाओं के बारे में चर्चा तब सबसे ज़्यादा होती है जब आपदा आती है, तो एक सर्ज जो मिलता है। हमारे यहाँ वेबसाइट को भी आप देखें तो वेबसाइट का मैंने एक पैटर्न देखा है कि जब डिजास्टर हुआ है तो सबसे ज़्यादा लोगों ने हिट किया उसको। ये उसी तरीके से जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर का महत्व समझते हैं और अच्छे स्वास्थ्य का प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में भी चर्चा करते हैं, अस्पतालों के बारे में भी सोचते हैं। तो जब आपदाओं से जैसे आप दूर होते हैं आप इससे भी दूर हो जाते हैं। तो ये एक कांस्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो कहते हैं कि लोगों में एक बार बार इस चीज़ को सोचना, वो हमारी जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से जो वहाँ पे जागरूक लोग हैं उनको जोड़ करके इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि नहीं तो ये केवल सरकारी कार्यक्रम के रूप में रह जाएगा। सरकार बार बार चीज़ें लाएंगे, स्कीम्स लाएंगे, लोगों तक जाएंगे, कुछ दिन तक वो सस्टेन करेगा, फिर उसके बाद नहीं रहे। तो कैसे एक अपने आप में कम्युनिटी को एम्पावर करते हुए और जो एम्पावर्ड कम्युनिटी हैं उनका इसको संज्ञान में लाते हुए किस तरह से हम जोड़ें, तो ये शायद एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इसमें किस तरीके से मुझे लगता है कि हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जानकारी दे देंगे लोगों को एंड वो लोग तुरंत एक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। इसकी वजह से हमने पूरा एक होलिस्टिक व्यू लेना है। वो क्या है कि जानकारी देना पहला एक शुरुआत का स्टेप है। उस जानकारी को, जैसे संतोष साहब ने बोला, त्यागी साहब भी, कि उसको अगर ट्रांसफॉर्म करना है, ये मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स इन सब जगह में भी बोलता है कि एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट होना है। अगर हम बोलते हैं कि आप एक रास्ते में मत जाओ, ऑल्टरनेटिव के लिए हमने क्या इंतजाम किया है। सो ये ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए, वो ऑल्टरनेटिव का एक्सेस भी होना चाहिए। सो इसको एनेबलिंग सर्कमस्टांस बोलते हैं। सो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन
ये दोनों नजर से देखना चाहिए, जानकारी और उसके तैयारी फॉर एक्शन। मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं, डिजास्टर के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो के सिद्धार्थ जी, आप शिक्षाविद भी हैं और आप पृथ्वी विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि पश्चिमी देशों में जो विकसित देश हैं और हमारे देश में जो मैनेजमेंट है, वो क्या फ़र्क है, किस तरह का अंतर आप देखते हैं? हमारे देश में हम लोगों ने कभी भी इस डिजास्टर को ब्रिटिश के आने के पहले तक डिजास्टर नहीं हमने समझा था। हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को एक प्राकृतिक घटना के रूप में देखा था और हमारा नज़रिया, हमारा प्रत्यक्षीकरण वह उसी रूप में हुआ करता था। आप ध्यान देंगे कि षष्ठी का जो समय होता है वह कात्यायनी के लिए है और इस स्थान पर किसी भी आपदा को आपदा नहीं माना गया, उसे सीजन माना गया है। क्यों? क्योंकि जो ओवरराइडिंग थीम है इस जगह पर कि एवरी डिजास्टर हैज एन इनबिल्ट क्रिएटिंग पार्ट है, बिकॉज डिजास्टर्स गो ऑन टू क्लीन एवरीथिंग देयर आफ्टर। और ये इनबिल्ट था हमारे पास में। पश्चिम के देशों ने आज समझाया है, हमें ये बात पहले से ही मालूम थी। दूसरी बात अगर हम लोग ले लेते हैं तो हमेशा स्थानीय विद्युतता पर हम लोगों ने बहुत ही अधिक ध्यान दिया है। जैसे उदाहरण के रूप में आप ले लेंगे तो भूकंप से बचने के लिए सिक्किम के लोगों ने कुछ विशेष प्रकार के घर बनाए हैं। एक्को को वो गिरते नहीं हैं, उनके जो पिलर होते हैं, उनके जितने भी खंबे होते हैं वो सभी बिल्कुल सीध में होते हैं। इसके बावजूद कि वो लकड़ी के होते हैं, नहीं गिरते हैं। तो यह स्थानीय विद्युतता है। इसी स्थानीय विद्युतता को अगर हम लोग दूसरे रूप में ले लें तो बाढ़ से बचने के लिए असम में कुछ लोगों ने क्या किया कि ऐसे घर बनाए लकड़ी के कि जैसे बाढ़ आएगा वो तैरना शुरू कर देंगे। तो यह स्थानीय विद्युतता का महत्व हुआ करता था। तो राजस्थान में स्थानीय विद्युतता का महत्व अलग था। उस स्थान पर अगर सूखे से कोई निपटने की बात कर रहा था तो उस स्थानीय विद्युतता का अर्थ हुआ करता था कि अपने फसल संरचना को, अपने फसल संयोजन को किस रूप में वो परिवर्तित कर पाए जिससे कि उस स्थान के जलवायु के अनुरूप अपने आप को समायोजित भी कर पाए। तो उस स्थान पर ज्वार बाजरा हुआ करता था। अब अगर उस स्थान पर चावल की खेती नहीं हो पाती है तो हम उसे कहते हैं कि वो आपदा है। पश्चिमी देशों ने जो पद्धति अपनाई, उनका जो नज़रिया रहा इस बारे में, जो प्रत्यक्षीकरण रहा, उनका जो इसके बारे में उपगमन या अप्रोच रहा है, अगर हम लोग इसको साइंटिफिक भाषा में कहें तो स्ट्रक्चरल बेस्ड अप्रोच अधिक रहा है। अब जैसे हम लोगों ने बांध बनाने के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, और वो भी कंक्रीट के स्ट्रेट ग्रेविटी ड्राम बनाने के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। उन लोगों ने दिया तो उन लोगों ने इस बात को भी अच्छा खासा रखा कि अगर डैम कोलैप्स करता है तो उसके पीछे ग्राउटिंग कैसे की जा सकती है, मतलब उसके छेदों में सीमेंट कैसे भरे जा सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि वैसे वैसे स्लोप्स के ऊपर में भी उन्होंने सड़कें बनाई जो स्लोप बहुत अनस्टेबल था, वैसी ढालें भी जो बहुत अस्थिर हुआ करती थी। तो ऐसे अस्थिर ढालों पर उन्होंने सड़कें बनाई, लेकिन उसके लिए क्या उन्होंने किया, उस स्थान पर एक डाइक बना दिया, एक बांध बना दिया, और उस बांध से देखा कि वो बांध कभी कोलैप्स करेगा तो उसके बीच में वीप होल्स बना दिए। मतलब एक दीवार थी जो दीवार पहाड़ को रोकती थी, और उस पहाड़ के जो स्ट्रक्चर हुआ करता था उसके बीच में छोटे छोटे छेद बना दिया कि अगर पानी रुकता है उस स्थान पर तो वह पानी क्या होगा, उन वीप होल्स के सहारे बाहर की ओर निकल जाएगा। तो यह एक अप्रोच था, स्ट्रक्चरल अप्रोच था। तो आप देखेंगे ऐसे स्विट्जरलैंड में देखेंगे, पूरे के पूरे स्विट्जरलैंड में ढालों के सहारे में वहाँ पर लोहे की उन्होंने जालियाँ दे दी हैं और उस स्थान पर बड़े बड़े कंक्रीट के स्ट्रक्चर बना दिए हैं। सामान्यतः हम लोग ऐसी जगह पर जाते ही नहीं, क्योंकि हमें मालूम था कि इस जगह पर हम लोग इसे प्रबंधित नहीं कर पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात उनके पास में है जो कि अवेयरनेस का लेवल है, वह उनके पास में बहुत ही हाई है। हम लोग अगर घर बनाते हैं, पहली बार अगर हम लोगों ने खुद भी घर बनाया, तो हमारे पास में हो सकता है जरूर मिट्टी हो, अलुवियल सॉइल हो, और हम लोग उस स्थान पर एक पिलर सिंक कर पाते हैं। पिलर कितना सिंक करना है कितना नहीं, इसके लिए कोई हमारा मापदंड नहीं है, हमने किसी से पूछा नहीं है। वो हो सकता है पिलर थोड़े आगे पीछे हो जाए, थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाएं, तो उसमें हम लोग खुद इंजीनियरिंग कर लेते हैं और वो बाद में गिर भी सकते हैं अगर भूकंप अच्छे खासे स्केल पर होते हैं तो। ठीक, तो यह एक बात चली आती है, तो हम लोग खुद इस बात की इंजीनियरिंग कर लेते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं देखेंगे कि यहाँ पर भी 2 साल पहले तक अगर लोग जाते कि किसी अपार्टमेंट में किसी फ्लैट को खरीदने के लिए, तो यह नहीं पूछते कि क्या ये बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। या आप खुद देखेंगे तो यमुना के बाढ़ के मैदान के ऊपर में ऐसे ऐसे 2 बिल्डिंग बने हुए हैं। अगर मान लेते हैं दिल्ली उस जोन में अच्छी खासी मात्रा में अर्थक्वेक आने की संभावना, मतलब कि 7.98 रिक्टर स्केल तक भी अर्थक्वेक आ सकता है। यमुना बिल्कुल पास में है। सोचिए अगर इस स्थान पर लिक्विफैक्शन हुआ, मतलब कि यमुना का पानी रिस कर नीचे की ओर आया, तो सारे के सारे बिल्डिंग की जड़ में चला जाएगा, बिल्डिंग को कोलैप्स भी करा सकता है। अक्षरधाम टेम्पल इसलिए भी कहा था कि वह अच्छी संरचना नहीं है। तो
यह अलग बात है कि वो पॉलिटिसाइज अगर हुआ रहता, जो श्री कृष्ण मिशन जो आए थे यहाँ पर उन्होंने जैसा काम किया था, तो शायद बेहतर होता कि लोग उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ता उनका। लेकिन वो वैसे ही है, एशियन विलेज है, वो भी वैसे ही स्ट्रक्चर है। तो हमारी एक स्थानीय विविधता, उनकी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम उनके पास में हुआ करता था। मतलब कुछ लोगों ने रिसर्च किया, वो रिसर्च को कस्टमाइज किया, बिल्कुल परफेक्ट कर दिया। हमारा परफेक्शन का लेवल क्या था? स्थानीय स्तर पर था। लद्दाख में हम लोग खुद स्लोप को स्टेबलाइज करने के लिए उस स्थान पर हमारे पास में कुछ तरीके थे। और तरीके क्या थे? तो उस स्थान पर हम लोग स्टोन लगा दिया करते थे। अब हम लोग क्या करते हैं, वहां पर डाइक बना देते हैं उस जगह पर। तो ये पश्चिमी पद्धति रही है। तो एक स्ट्रक्चरल पहलू, दूसरा पहलू चला आता है यहाँ पर अवेयरनेस का लेवल, तीसरा इसका पहलू चला आता है वह है कि हम लोग इसके इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो पश्चिमी देशों की पूरी जो थाती है उनकी, वो है मैनेजमेंट, प्रबंधन का, कि कैसे किसी बात को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। भारतीय लोग, हम लोग मूड ड्रिवन बहुत हुआ करते हैं। हम लोग अपनी मूड ड्रिवन, ठीक है, मन आया तो ऐसा किया, और मन आया तो हम लोगों ने पूरी दुनिया से भी हम लोगों ने पंगा ले लिया और आगे भी बढ़ गया। उन देशों का सब कुछ होता बहुत कैलकुलेटेड होता है। उनकी मानसिकता ऐसी है। क्यों? क्योंकि उनकी जलवायु भी ऐसी है। आप देखेंगे कि एक टेम्परेट साइक्लोन आना है तो उस समय पर ही आना है। ट्रॉपिकल साइक्लोन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। टेम्परेट साइक्लोन आप दिन पर दिन प्रेडिक्ट कर सकती हैं कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट एसेंशियली अनप्रेडिक्टेबल होता है, मतलब इसका पूर्वानुमान नहीं कर सकती हैं। हमारी मानसिकता चिन्हित भी हुई है इन्हीं बातों से। इन बातों का हम लोग अपने व्यक्तित्व में, अपनी भावनाओं में, अपने प्रबंधन पद्धति सभी स्थान पर प्रतिलक्षित भी करते हैं। इसका एक उदाहरण ये है कि मैंने सुना है कि मानसून आने का जो पैटर्न है, जिसका कि कोई लगभग 150 साल का डाटा हमारे पास है, कि वो 1 जून को केरला का जो कोस्टल एरिया है उसको हिट करेगा, और वो लोग शर्त लगाते हैं उस पर। तो इतना हमारा एक कहीं की सेट पैटर्न तो था। तो इसी हिसाब से मुझे लगता है कि लोगों ने पुराने समय में जीने का जो तरीका है वो भी अपनाया, जो बात आप कह रहे हैं। और अपनाया तो उसकी थाती रही है ना हमारे पास में, क्योंकि ट्रॉपिकल कंडीशन में, उष्ण कटिबंधीय भाग में विविधता इतनी अधिक है। तो आपके पास सांस्कृतिक विविधता, कपड़ों की विविधता, सोच की विविधता, जीवन शैली की विविधता, आपके पास में पढ़ने की विविधता, सीखने की विविधता, सभी विविधताओं से भारत परिपूर्ण हो गया है। पश्चिमी देशों में ऐसी विविधता कभी नहीं मान सकती है। क्यों? कि यहाँ का भूविज्ञान अलग, यहाँ की जलवायु अलग, जलवायु का लय अलग, उसका रिदम अलग है, वर्षा का स्वरूप अलग। यहाँ पर अगर सावन के फुहार हो सकते हैं तो ऐसे टॉरेंशियल रेन भी हो सकते हैं जो सॉइल को लीच करके लैटराइट भी बना सकते हैं। त्यागी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन सा धारावाहिक अब आने वाला है हमारे श्रोताओं के लिए, और वो कितने एपिसोड्स का होगा और विषय क्या रहेगा? जी, अभी डॉक्टर गोपीचंद जी ने बताया, थोड़ा सा उसके बारे में इशारा किया था जी कि हमारा जो अगला धारावाहिक है, एक तो वो पूरे साल भर का होगा। क्या बात है, हमारे श्रोता बहुत खुश हो गए होंगे। 52 कड़ियों का होगा, और उसमें हर 8 या 7वीं 8वीं कड़ी के बाद ऐसे ही एक हमारी इंटरैक्टिव सेशन होगा, सेशन इसमें रहेगा। श्रोताओं के पत्र शामिल रहेंगे और चुने हुए पत्रों को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, और उनको कुछ इनाम स्वरूप कुछ हम उसके बारे में भी जानेंगे आपसे। लेकिन विषय क्या होगा गोपीचंद? विषय रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट या टिकाऊ विकास, यानी कि हाँ, क्योंकि आजकल बात यही चल रही है कि पृथ्वी की जो उत्पादक क्षमता है और हमारा जो उपभोग है, उसका जो अनुपात है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि हम जितने भी रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, वो पृथ्वी की उत्पादन क्षमता से बहुत अधिक है। एक कहीं मैंने पढ़ा था कि अमेरिका में जितनी बिजली वो खर्च करते हैं या जितना उपभोग करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का, उसके लिए ही लगभग 7 पृथ्वी चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा लगा मुझे कि जिसने भी एक पॉपुलर ऑफ द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज अकेले कंज्यूम करते हैं, और उसको भी अगर सिर्फ जितना वो उपभोग करते हैं 7 पृथ्वी के बराबर हमें मतलब चाहिए, तब उतना उत्पादन जो है रिसोर्सेज का होगा। ये तो ये है कि शायद वो उनको ज़्यादा मिल जाता है पृथ्वी पे, कुछ लोगों को वो नहीं मिल पाता, इस वजह से शायद ये सब चल रहा है। तो हमारा तरीका जीवन का कैसा हो कि जीवन जो है चलता रहे, नहीं तो एक स्टेज ये आने वाली है कि पृथ्वी पे जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। और हमारे पास बहुत सारे श्रोताओं के पत्र लगातार आते रहे हैं, ईमेल्स आते रहे हैं, उनका उत्साह हमने देखा है, वो किस तरह से इस कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप विजेताओं के नामों की घोषणा कर दें। कुछ हमारे श्रोताओं ने हमें जो पत्र भेजे हैं उसमें उनके जो पते हैं वो पूरे नहीं हैं। अच्छा। वो मैं नाम में पढ़ता हूँ
और जिनका हमारे पास पता नहीं है पूरा, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपना पूरा पता जो है हमें भेज दें। तो हमारे जो पहले जो श्रोता हैं वो है अमन कुमार, हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के हैं। दूसरे संजीव कुमार हैं, ये हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं और मुझे लगता है कि हर हमारे धारावाहिक में ये इनाम जीतते हैं। फिर राम सिंह राजपूत, ये हमीरपुर उत्तर प्रदेश। दिव्या तिवारी, जिला कानपुर। आरिफ अली, बिसोली बदायूं से। नगीना कुमार, पूर्व चंपारण बिहार। रामविलास, ये भी बिहार से, चंपारण से हैं। मोहन मेघवाल, ग्राम बावली राजस्थान। दिलीप कुमार जायसवाल, ये बलिया उत्तर प्रदेश। पवन जायसवाल, जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। रोहित कुमार, जिला सिवान नाहर। विशाल कुमार, शशि गार्डन, पटपड़गंज दिल्ली। विनय कुमार, तिमारपुर दिल्ली। रविशंकर चंद्राकर दीवान, ये ग्राम सिस देवरी छत्तीसगढ़। अनु सिंह यादव, फिरोजपुर पोस्ट भेलेश्वर, जिला फैजाबाद। हरिओम यादव, प्रतापगढ़ यूपी। नरेंद्र सिंह, तहसील कापली, जिला जैलौन उत्तर प्रदेश। आशीष नकेला, कोटा राजस्थान से। मनीष कुमार, ये भी कोटा राजस्थान से हैं। प्रीति रावत, बयाना भरतपुर। रजनीश कुमार, मुजफ्फरपुर बिहार। नरेश सिंह, जलौन उत्तर प्रदेश। शिवा, बिजनौर उत्तर प्रदेश। अनिल कुमार नंदा, गांधीनगर जम्मू से। पवन जायसवाल, ये भी लखीमपुर खीरी से हैं। जीवन लाल रजक, लच्छापुर, जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़। तारा सिंह सैनी, बिजनौर से। भूपेंद्र कुमार परते, जिला मांडला मध्य प्रदेश। रजनीश कुमार, जिला मुजफ्फरपुर बिहार। राहुल कुमार, ये भी मुजफ्फरपुर से हैं। हेमंत कुमार, जिला भागलपुर बिहार। लवकेश कुमार राजपूत, छतरपुर मध्य प्रदेश। रोशन कुमारी, डिस्ट्रिक्ट बांकरा, स्टेट बिहार। अंगद कुमार इलाहाबाद से हैं। अंगद कुमार जी ने अपना पूरा एड्रेस नहीं दिया है, तो हमारी इनसे प्रार्थना है कि ये हमें अपना पूरा जो पता है वो भेज दें। सौरभ, अरुण नगर, रीवा मध्य प्रदेश। महेंद्र प्रताप सिंह, लखीमपुर खीरी। इंद्र मोहन पंत, जिला बागेश्वर उत्तराखंड। श्री हर्षा, ये हैदराबाद से है। और सोनी कुमारी, पटना। संदीप मुथुरिया, राजस्थान। और अमन कुमार सिंह ने ईमेल से अपना जो जवाब हमें भेजा था, इनका भी पता हमारे पास नहीं है। और राहुल कुमार, ये पथरा गांव से हैं, जिला बांका बिहार। और अनिरुद्ध महेश्वरी, ये भी राजस्थान से हैं। जी, हम आप तमाम जो श्रोता हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हम सब की तरफ से। गोपी चंद्रन जी, क्या हम जान सकते हैं कि जो नया धारावाहिक शुरू होने की बात है वो कब से शुरू होगी? नए साल की सौगात होगी या वो पहले जनवरी से हम शुरू करेंगे? क्या बात है! तो मैं ये बिल्कुल नए साल की सौगात होगी हमारे श्रोताओं को, जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं इस प्रोग्राम के, ये जो विज्ञान धारावाहिक होता है। तो मैं आप सबका, श्री के सिद्धार्थ जी, प्रोफेसर संतोष कुमार जी, डॉक्टर आर गोपी चंद्रन और श्री बी के त्यागी का यहाँ होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं राजश्री त्रिवेदी भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने श्रोताओं से इजाजत लेती हूँ। नमस्कार। मानव जनित आपदा हो या कुदरत का हो कोई कहर, जागरूकता और सूझबूझ से मिल जाती है नई डगर। जो इंसान सजग हो जाए वही सुरक्षित हो जाए। कल से नहीं आज से चेतो, कहीं देर ना हो जाए। कहीं देर न हो जाए। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए की श्रोताओं के पत्रों पर आधारित 26वीं अंतिम कड़ी सुन रहे थे। समन्वय डॉक्टर आर गोपी चंद्रन और बी के त्यागी, प्रस्तुति सहायक अरविंद शर्मा और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। साथियों, हमारा ईमेल आईडी नोट करें, radio@vigyanprasar.gov.in। अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय, यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना न भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। नए धारावाहिक के साथ नए साल में फिर उपस्थित होंगे। शुभकामनाएं।